दिल्ली सरकार की तरफ से सिविल डिफेंस कोर में स्वयं सेवक की भर्ती को लेकर निकले एक विवादित विज्ञापन मामले में एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शनिवार को ट्वीट कर कहा कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है और विज्ञापन देने में हुई चूक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने इस विज्ञापन में गलती से ये छाप दिया था कि आवेदक दिल्ली के अलावा नेपाल, भूटान और सिक्किम का नागरिक हो सकता है। विज्ञापन की इस लाइन पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कड़ा ऐतराज जताया था और कहा था कि सिक्किम 1975 से भारत का हिस्सा है और दिल्ली सरकार अपनी इस गलती को तुरंत ठीक करे। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सूरज की तपिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। शनिवार को राजधानी दिल्ली के आयानगर में पारा 46.2 डिग्री तक पहुंच गया। शनिवार का दिन मई महीने में 2013 के बाद से सबसे गर्म दिन साबित हुआ। इससे पहले 2013 में 21 मई को तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया था। गर्मी के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी का सितम जारी रहेगा। हालांकि 29 और 31 मई के बीच हल्की बारिश और धूल भरी आंधी आ सकती है, जिससे तापमान में गिरावट के आसार हैं। दूसरे राज्यों की बात करें तो राजस्थान के चूरू और श्री गंगानगर सबसे ज्यादा तप रहे हैं। यहाँ पारा 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है। ट्रेन और हवाई सेवाएं शुरू होने के बाद अब जल्द ही दिल्ली मेट्रो भी आपको पटरियों पर दौड़ती दिख सकती हैं। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईद बाद और 31 मई से पहले दिल्ली मेट्रो को चलाने की अनुमति मिल सकती है। इसके लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जब मेट्रो चलेगी तो 2 यात्रियों के बीच एक सीट खाली रहेगी। इसके साथ ही खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मेट्रो में स्मार्ट कार्ड से एंट्री मिलेगी। यात्रियों को टोकन नहीं मिलेगा। सीआईएसएफ ने साफ किया है कि मास्क लगाने और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही किसी को भी मेट्रो में प्रवेश मिलेगा। कोरोना के कहर के बीच अम्फान तूफान की तबाही ने लोगों को हिला कर रख दिया। अब इस चक्रवाती तूफान से मचे कोहराम की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देख आपकी रूह कांप उठेगी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में इस चक्रवात की तेज हवा के सामने एक स्कूली छत बेबस नजर आई और सूखे पत्ते की तरह हवा में तैर गई। वहीं ओडिशा के जगत सिंहपुर से भी तबाही का एक खतरनाक मंजर सामने आया है, जिसमें तेज बारिश और हवाओं की वजह से बिजली के खंभे और वहां खड़े पेड़ तिनकों की तरह जमीन पर बिछ गए। ओडिशा से एक और डरावनी तस्वीर सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मकान की छत पर पड़ा टीन का शेड हवा में उड़कर नीचे गली में रखे ट्रांसफार्मर पर जा गिरा और ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लग गई। एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बड़ा और बेहद मजबूत दिखने वाला दरख्त अम्फान के कहर के आगे टिक नहीं पाया और धड़ाम से धरती पर आ गिरा। पाकिस्तान ने फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के आगे भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मालदीव ने 2 टूक जवाब देकर भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान को झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन की वर्चुअल मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। मालदीव ने कहा कि सोशल मीडिया पर चंद लोग जो हरकतें या बयानबाजी करते हैं, उससे 130 करोड़ भारतीयों की राय नहीं समझा जा सकता। ऐसे में भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना गलत है। मालदीव का कहना है कि वो भारत के खिलाफ किसी कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। मालदीव के बयान पर भारतीय राजदूत ने भी धन्यवाद दिया है। वैसे मालदीव ने कहा कि दुनिया भर में नफरत की संस्कृति बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का विमान जिस वक्त 97 जिंदगियों की मौत की वजह बन गया, ये सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त का है। कराची के जिस रिहायशी इलाके में पीआईए का विमान गिरा, वहीं एक घर में लगे सीसीटीवी में हादसे के आखिरी पलों की तस्वीर कैद हो गई। विमान हादसे का ये सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तान एयरलाइंस के इस विमान ने 99 सवारियों के साथ लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इस यात्रा में सिर्फ 2 ही ऐसे खुशनसीब यात्री रहे जिनकी जान बच सकी। बाकी 97 के लिए ये सफर आखिरी सफर बन गया। हादसे के बाद रिहायशी इलाके की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पूरा इलाका ही तबाह हो गया है।
ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को चीन के 3 बैंकों को 21 दिन के अंदर 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। इन बैंकों से ये पैसे बतौर लोन लिए गए थे। लंदन में इंग्लैंड और वेल्स हाई कोर्ट के वाणिज्यिक खंड के जज ने इस मामले में फैसला चीन के बैंकों के हक में सुनाया। वहीं अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ये अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं है और अंबानी इस मामले में कानूनी सलाह ले रहे हैं। ये मामला चीन के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक की मुंबई शाखा, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सिम बैंक चाइना से जुड़ा है। कोरोना संकट की वजह से पैदा हुई आर्थिक संकट के बीच अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने घोषणा की है कि वो 50,000 पदों पर अस्थायी भर्ती करने जा रहा है। इसमें स्टोर, डिलीवरी नेटवर्क, पार्ट टाइम नौकरियों समेत अन्य कई पद भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका में भी भारी बेरोजगारी के बीच अमेज़न ने 1,75,000 नौकरियां दी हैं। कहा जा रहा है कि डिमांड बढ़ने के साथ और नौकरियां निकाली जा सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर यात्रियों के फोन के आरोग्य सेतु ऐप में उनका स्टेटस ग्रीन है तो उन्हें क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पुरी ने शनिवार को कोविड-19 लॉकडाउन और घरेलू उड़ानों से जुड़े नियमों पर हो रहे एक ऑनलाइन डिस्कशन में कहा कि मैं समझता हूं कि अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है और आपने अपने आप को टेस्ट कराया है, आप में लक्षण नहीं है और आप टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं, तो आपको क्वारंटीन होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक घरेलू उड़ान सेवा में सिर्फ उन्हीं यात्रियों को इजाजत दी जाएगी जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप होगा और उसमें उनका सिग्नल ग्रीन दिख रहा होगा। यात्रा से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी और कोरोना जैसे लक्षण मिलने पर यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर पलटवार किया है। पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे मलिक पर अक्सर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उमर ने कहा कि वह अपने नाम के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं और सत्य केवल उनके नाम में ही है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव के दौरान वो प्रोटोकॉल तोड़कर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से मिले थे, लेकिन चुनाव को लेकर ये दोनों नेता पाकिस्तान के दबाव में थे। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि कोरोना की वजह से भारत निकट भविष्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं करेगा। यही नहीं, खेल प्रेमियों को बिना दर्शकों वाले स्टेडियम में होने वाले खेल का लुत्फ उठाना भी सीखना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कोविड की वजह से स्टेडियमों में दर्शक नहीं होंगे। खेल मंत्री के बयान से साफ है कि आईपीएल का होना अब मुमकिन नहीं लगता। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने की हालत में बीसीसीआई जो अक्टूबर-नवंबर में इसके आयोजन की सोच रही है, उस पर भी इस बयान का असर पड़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अगस्त से पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर सकता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि फ्लाइट शुरू करने से पहले कोरोना वायरस के हालात का आकलन जरूर किया जाएगा। हरदीप पुरी के मुताबिक देश की एयरलाइंस कंपनियां और एयरपोर्ट अथॉरिटी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि देश में लोगों के बीच फ्लाइट सेवा की काफी मांग है और इसी के मद्देनजर 25 मई से 33% घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी। जो प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में बैठकर अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनकी हालत बेहद खराब दिख रही है। पूर्वी यूपी और बिहार में अपने घर जा रहे मजदूरों के मुताबिक एक तो ट्रेनें 10-10 घंटे देरी से चल रही हैं और न रास्ते में उनको खाना दिया जा रहा है, न डिब्बों की साफ सफाई हो रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से मजदूर जब बिहार जा रहे थे तो उनकी ट्रेन को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के आउटर सिग्नल पर 10 घंटे तक रोक दिया गया। वहीं महाराष्ट्र के पनवेल से जौनपुर आ रही ट्रेन को वाराणसी में करीब 10 घंटे तक रोके रखा गया। इसी तरह गुजरात से बिहार जा रही एक ट्रेन में सवार मजदूरों ने कानपुर में ही दिए गए खाने को फेंक दिया। उनका कहना था कि ये खाना खराब हो चुका था। मजदूरों का कहना है कि उनसे पैसा पूरा वसूला गया, लेकिन ट्रेनों की हालत बेहद खराब है। देश में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर नीति आयोग के चीफ अमिताभ कांत ने बड़ी साफगोई से बयान दिया है। अमिताभ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रवासी श्रमिकों के संकट को खराब तरीके से नियंत्रित किया। उनके मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें इन मजदूरों का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी ये जिम्मेदारी थी कि वो हर मजदूर का ख्याल रखते।
भारत जैसे बड़े देश में केंद्र शासन से संबंधित सरकार की भूमिका सीमित होती है। ये एक चैलेंज था जो मुझे लगता है कि हम इस मामले में लोकल, जिला स्तर और राज्य स्तर तक मजदूरों के लिए बहुत बेहतर कर सकते थे। दरअसल लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया था, लिहाजा वो घर लौटने लगे और सड़क हादसों में कई मजदूरों की मौत हो गई। 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों में सवार होने वाले लोगों का सफर आसान नहीं होने वाला है। देश के 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपने यहां आने वाले उड़ानों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके अनुसार विमान में सफर करने वाले यात्रियों को राज्य में प्रवेश करने के बाद क्वारंटीन किया जाएगा। ये आदेश जारी करने वाले राज्य हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, असम और जम्मू कश्मीर। केरल सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन किया जाएगा। हालांकि यह आदेश उन लोगों के लिए बाध्यकारी नहीं होगा जो राज्य में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 1 या 2 दिनों के लिए आते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। रेलवे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनके जरिए करीबन 36 लाख यात्री यात्रा कर सकेंगे। हालात को नॉर्मल करने की ओर कदम बढ़ाते हुए रेल मंत्रालय 1 जून से 200 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी चलाएगा। ये कहा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने। उन्होंने ये भी बताया कि टिकट के लिए 1000 काउंटर अब तक खोले गए हैं और आगे भी कई और काउंटर खोले जाएंगे। ये भी कहा गया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या अब हर रोज 200 से ज्यादा कर दी गई है और अब तक 2000 से ज्यादा ट्रेनें चल चुकी हैं, जिनके जरिए 35 लाख से ज्यादा लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि प्रवासी मजदूरों को लेकर करीब 80% ट्रेनें यूपी और बिहार गई हैं। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 2608 नए मामले सामने आए, जो अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा एक दिन में आने वाला आंकड़ा है। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 47,910 हो गए हैं। इतना ही नहीं, शनिवार को इस बीमारी से महाराष्ट्र में 60 लोगों की मौत भी हुई, जिसके बाद पूरे राज्य में मृतकों की संख्या 1577 हो गई है। अकेले मुंबई की बात करें तो शनिवार को यहाँ 1566 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 40 लोगों की मौत हो गई। इस उछाल के बाद अब शहर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28,634 हो गई है। जबरदस्त तूफान अम्फान की वजह से बुरी तरह तहस नहस हुए पश्चिम बंगाल के जरूरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं की जल्द बहाली के लिए शनिवार को वहां सेना की 5 टुकड़ियां भेजी गईं। रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सेना की 5 टुकड़ियां कोलकाता और उत्तर तथा दक्षिण 24 परगना जिले के अलग अलग हिस्सों में तैनात की गई हैं। राज्य के इन हिस्सों में चक्रवात के कारण सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। इससे पहले ममता सरकार ने केंद्र से सेना भेजने की मांग की थी। राज्य में चक्रवात अम्फान से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। यहाँ रेलवे, पोर्ट, बिजली और टेलीफोन लाइनों सहित सब तहस नहस हो गया है। शनिवार को ही राज्य सरकार ने ट्वीट कर सेना की मदद मांगी थी, साथ ही निजी संस्थाओं को आगे आने को कहा था। आपको बता दें कि बंगाल में तूफान की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। 10 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए हैं, जबकि अब तक 85 लोगों की मौत की खबर है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर इलाके में स्थित जंगलों में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल है कि इसने देखते ही देखते 5-6 हेक्टेयर का इलाका खाक कर दिया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक गर्मी और तेज हवा के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और इसके लिए और भी टीमों को बुलाया जा रहा है। आमतौर पर गर्मी के दिनों में पहाड़ी इलाकों में सूखे पत्तों और घास फूस में आग लग जाती है, जो देखते ही देखते बड़े बड़े जंगलों तक फैल जाती है। बीते साल भी उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी, जिसमें 2000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर नष्ट हो गया था। डार्क वेब पर जॉब की तलाश कर रहे 2.9 करोड़ भारतीय युवाओं की निजी जानकारी लीक हो गई है। इसकी खबर दी है साइबर फर्म साइबल ने। अहम यह है कि इन कीमती डेटा की कोई कीमत नहीं लगाई गई है और ये डेटा मुफ्त में उपलब्ध है। जो डेटा लीक हुआ है उसमें शैक्षणिक योग्यता, घर का पता और मोबाइल नंबर जैसी अहम जानकारियां शामिल हैं। ये सभी डेटा भारत की एक बड़ी जॉब सर्च कंपनी की वेबसाइट से लीक हुए हैं। इससे पहले साइबल ने डार्क वेब पर फेसबुक और अनअकैडमी यूजर्स के डेटा लीक की भी जानकारी दी थी। तब फेसबुक के 26 करोड़ यूजर्स के डेटा की कीमत डार्क वेब पर सिर्फ 41,000 रुपए लगाई गई थी। Every
drown, just let us drown. For some love there's no. अपनी डांसिंग स्किल से सबका दिल जीतने के बाद अब बॉलीवुड की मोहिनी अपने सिंगिंग टैलेंट से सबका मन मोहने आ रही है। माधुरी दीक्षित ने अपने एल्बम का पहला गाना कैंडल रिलीज कर दिया है। दुनिया भर में कोरोना से लड़ रहे कोरोना वायरस को समर्पित इस अंग्रेजी गाने की लिरिक्स भी माधुरी ने ही लिखी है। ये गाना दुनिया को इस विषम परिस्थिति में हौसला रखने की बात कहता है। आप भी सुनिए माधुरी की आवाज में कैंडल।